ये कहानी है यूनिवर्स 333 की। अब ये यूनिवर्स इतना ख़ास क्यों है? आपको याद होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में लास्ट में एक सस्पेंस दिया था कि एक ऐसा जीव इवोल्व हुआ है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसे 10 पावर हाउस है। तो वो जीव इवोल्व हुआ है यूनिवर्स 333 में। ये बात है बहुत पुरानी, जब एक सुपरनोवा बहुत तेज़ी से फटा था और उसका जो मलबा था वो बहुत दूर दूर तक फैला था। अब वो सुपरनोवा किसी मामूली स्टार का नहीं था, वो सुपरनोवा था एक बड़े से स्टार का। वो स्टार लगभग हमारे आज के सूर्य से 1 लाख गुना बड़ा होगा और इतने भयंकर ब्लास्ट से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे स्पेस टाइम में दरार आ गई और कुछ दूसरे यूनिवर्स से लिंकेज हो गया। जब वो तारा फटा तो उससे इतनी तेज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी रिलीज हुई कि कुछ समय के लिए वहाँ पर एक वूम होल बन गया और वो वूम होल सीधा दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा था और दूसरे यूनिवर्स का कुछ मैजिक एलिमेंट्स, क्योंकि वो किसी मैजिकल यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया था जहाँ के रूल्स इस यूनिवर्स से बिल्कुल अलग थे और वहाँ के कुछ मैजिकल प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में खिंच के आ गए और उन मैजिकल प्लैनेट्स के साथ कुछ मैजिकल स्टार्स भी आ गए जिनका एनर्जी सीक्वेंस हमारे यूनिवर्स यानी यूनिवर्स 333 के सीक्वेंस से बिल्कुल अलग था। और इससे हमें ये समझ आता है कि हर यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे रूल्स अलग होते हैं। कुछ यूनिवर्स में लाइट ऑफ स्पीड भी बहुत अलग होती है। जैसे हमारे यूनिवर्स की जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या पता किसी और यूनिवर्स में लाइट की स्पीड उससे ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक एपिसोड में बताया था कि यूनिवर्स एक बहुत ही परफेक्ट सिमेट्री को फॉलो करता है। जैसे 2+2 4 ही होगा, इसी प्रकार से 4+4 8 ही होगा। इसी प्रकार से बहुत डिटेल्ड सिमेट्री को हमारा यूनिवर्स फॉलो करता है और ये किसी सिमुलेशन में ही पॉसिबल है। तो हम यूनिवर्स को एज अ सिमुलेशन समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे यूनिवर्स में है, जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है लाइट की स्पीड से, लेकिन जो हमारी यूनिवर्स की स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या पता किसी और यूनिवर्स की लाइट की स्पीड से बहुत अलग हो। क्या पता कोई यूनिवर्स ऐसा भी हो जिसमें लाइट की स्पीड हमसे कम हो। क्या पता कोई ऐसा यूनिवर्स हो जो हमसे भी 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा हो। क्योंकि हम बहुत छोटे स्तर पर सोच सकते हैं, हमने यूनिवर्स के बियॉन्ड तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मल्टीवर्स के बारे में ये भले ही हम किस्से कहानियों में सुनते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन क्या हमने प्रैक्टिकल वे में इसे कभी सोचा है? आज के समय हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम 2 किलो यूरेनियम से पूरे के पूरे देश को उड़ा सकते हैं और 2 किलो यूरेनियम से हम इतनी एनर्जी बना सकते हैं कि लगभग सालों तक काफ़ी सारे देशों को बिजली बांटी जा सकती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? साइंस की मदद से हमने चीज़ों को इतना बारीकी से समझा है, फिर उन्हें सिमेट्रिकल वे में फॉलो किया है कि आज के समय में इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो डायसन स्फीयर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि टाइप 2 सिविलाइजेशन। इंसानियत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, सिर्फ एक आदमी पूरी इंसानियत को बदल सकता है बस अपने विचारों की ताकत से। बैक टू द टॉपिक, हम थे हमारे यूनिवर्स 333 में, जहाँ पर कुछ मैजिकल स्टार्स के साथ कुछ मैजिकल प्लैनेट्स आ गए हैं। और काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि उन प्लैनेट्स के अंदर
एक प्लेनेट ऐसा था जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल थी, और ये कोई मामूली लाइफ पॉसिबल नहीं हो रही है, ये मैजिकल लाइफ है। यहाँ पर जो सबसे पहला जीव इवॉल्व हो रहा है वो, अब देखिए, मैंने बीच में कुछ पार्ट स्किप किया है। जब वो मैजिकल स्टार्स आए थे तो वो घूमते घूमते बिखर गए थे, ब्लास्ट हो गए थे। लेकिन बहुत मिलियंस बिलियंस ईयर्स के बाद वो स्टार्स वापस फ्यूज़ होकर एक स्टेबल सोलर सिस्टम में बदल गए, और उस सोलर सिस्टम के आसपास कम से कम 369, इस नंबर को याद रखना, 369 एस्ट्रॉइड्स घूम रहे थे। और उन एस्ट्रॉइड्स के अंदर एक एस्ट्रॉइड ऐसा था जो कि एक प्लेनेट जितना बड़ा था। देखना, ये जो दूसरे एस्ट्रॉइड्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ये भी मैजिकल एलिमेंट से बने हैं। लेकिन एक एस्ट्रॉइड ऐसा था जिसने एक प्लेनेट का रूप ले लिया, और इस प्लैनेट्स पर जब कॉमेट्स पानी लेकर आए और एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बना जैसा कि हमारे प्लैनेट का है, फिर धीरे धीरे एक दिन एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से एक मैजिकल एस्ट्रॉइड उस प्लैनेट से टकराया, और उन सभी एस्ट्रॉइड के अंदर ये एस्ट्रॉइड सबसे ख़ास था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स थे जो इस यूनिवर्स के थे ही नहीं, और इन क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि बिल्कुल यूनिक फिनोमिना क्रिएट करते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये फिनोमिना क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो आप लोगों ने कभी मैग्नेट देखा होगा, चुंबक, जो कि अपनी तरफ किसी भी लोहे को आकर्षित कर सकता है। लेकिन अधिकतर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो सभी फेरो मैग्नेट होते हैं। फेरो यानी आयरन। अब आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने प्लेनेट का एलिमेंट है, और जब उससे हाई वोल्टेज करंट पास कराया जाता है तो उसके अंदर एक फिनोमिना क्रिएट होता है, जिससे उसके सारे एटम्स सिमेट्रिकल वे में आ जाते हैं, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर किसी जादू की तरह किसी भी लोहे को अपनी तरफ खींचती है, और आप छुड़ा भी नहीं सकते। और ये मैजिक इसी तरह से काम करता है। तो ये जो मैजिक क्रिस्टल्स थे, इनके आसपास भी कुछ इसी प्रकार से फिनोमिना क्रिएट हो रहा था, और ये प्लेनेट लगभग हमारे प्लेनेट के ही आकार का था। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो एस्ट्रॉयड टकराया उसका आकार कुछ 100 मीटर के आसपास होगा, लेकिन उस एस्ट्रॉयड से जो तबाही हुई वो पूरा का पूरा प्लेनेट बिखर कर वापस मलबा बन गया, और फिर काफ़ी मिलियंस ईयर्स के बाद जुड़कर वापस प्लेनेट बना। और इतने समय में इसके जो आसपास एस्ट्रॉयड्स थे वो सारे इसमें फ्यूज़ हो गए, और जो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो टॉप क्रिस्टल्स थे उनके जो मैजिक क्रिस्टल्स थे वो उसके क्रस्ट पर आ गए, और जितने भी एस्ट्रॉयड्स थे वो फ्यूज़ होकर मात्र 3 जाइंट प्लैनेट्स में बन गए। और इन प्लैनेट्स पर अलग अलग तरह का पानी था, जिसमें एक H2O था, एक पर H3O था, और एक पे H4 6O था। ये कुछ अलग प्रकार के पानी थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन क्रिस्टल्स की वजह से उन सभी पर आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनने लगे, और इन आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स थे वो बिल्कुल अलग थे। जैसे हमारे जो डीएनए है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के, जैसे नाइट्रोजन, इस प्रकार के एटम्स यूज़ होते हैं। लेकिन उसके डीएनए में जो एटम्स थे वो थे अल्ट्रोनियम, जेक्टोनियम, मेलोसेंटिन, जेक्ट्रोनियम, और कुछ अलग अलग प्रकार के एटम्स थे।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।